हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो दृष्टि है इसकी देख रहे हैं, टेस्ट नंबर 9 उसकी हम क्वेश्चन नंबर 1 to 74 तक देख चुके हैं। वो आप इसकी जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज हम 75 to 100 ठीक है 100 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। तो अगर यदि आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। और साथ ही क्या कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको इसकी जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसमें जो है विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज भी चलेगा, ठीक है। ये आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट नंबर 5 का जो इसमें कुछ छोड़े थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 to 32 वो हम करेंगे। फिर हम विजन आईएएस की टेस्ट देखेंगे, 2-3 टेस्ट देखेंगे। उसके बाद फिर से हम दृष्टि आईएएस की देखेंगे, टेस्ट नंबर 10 देखेंगे। तो पहले हम विजन आईएएस की 2-3 टेस्ट देख लेंगे। और क्या है, आप लोग जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की चल रहा है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से जो इम्पोर्टेंट है वो सब भी मैं क्या करूँगा, उसका भी कुछ वीडियो बनाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट जैसे मूल अधिकार हो गया, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट हुआ, ठीक है, पार्लियामेंट्री, ये सबसे क्या है वीडियो जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आप इसमें क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव परख ऐसी परीक्षण है जिनका आमतौर पर प्रदूषण अध्ययन में उपयोग किया जाता है। तो जैव परख, ठीक है, बायो एसेस क्या है, ऐसे परीक्षण है जिनका आमतौर पर प्रदूषण अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। तो ये सही है, ठीक है। जैव परख का ठीक है, जैव परख परीक्षण का जो किसमें अध्ययन किया जाता है, प्रदूषण उपयोग करने में। अम्ब्रेला स्पीसीज का संरक्षण स्वचालित रूप से अन्य प्रजातियों तक विस्तृत होता है। अम्ब्रेला स्पीसीज, ठीक है, का संरक्षण स्वचालित रूप से अन्य प्रजातियों तक विस्तृत होता है। तो ये भी सही है, दोनों सही है। इसलिए इसमें कौन सा सही है बोला गया है, तो दोनों सही है, इसलिए सी हो जाएगा। कौन सा, सी। 75 का अगर यदि व्याख्या देखना चाहें तो ये रहा 75 का, ठीक है। यहाँ जैव परख, ठीक है, बायोएसेस एक ऐसा परीक्षण है जिसमें जीवों का उपयोग किसी अन्य भौतिक कारक, रासायनिक कारक या किसी अन्य प्रकार की पारिस्थितिक गड़बड़ी की उपस्थिति का प्रभाव का पता लगाने में किया जाता है। प्रदूषण के अध्ययनों में आमतौर पर जैव परख का उपयोग किया जाता है। इसलिए कथन एक क्या है, सही है। कथन तो ये देख सकते हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज का संरक्षण स्वचालित रूप से अन्य प्रजातियों तक विस्तृत होता है, अतः कथन 2 भी सही है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर न्यू है तो, ठीक है। और जो पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं उन्हें तो पता होगा, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है 1 to 74 तक, ठीक है, क्वेश्चन विथ सोल्यूशन, ये भी अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 76 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य कौन है वो बताना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। तो ये जो है हम लोग का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य है। तो ये सही हो गया। विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा देना, ये भी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य क्या है, विनिमय दर को स्थिर रखना, ये भी है। दुनिया भर में गरीबी को कम करना, गरीबी को कम करने का इसका उद्देश्य भी है, ठीक है। तो ये भी सही है। विकासशील देशों को अवसंरचना विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देना, नहीं ये सही नहीं है, ठीक है। विकासशील देशों को अवसंरचना विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण देना, तो ये सही नहीं है। इस प्रकार इसमें एक सही नहीं है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें, तो एक सही नहीं है, ठीक है। बाकी क्या है, 1, 2, 3 सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, सी, 1, 2, 3। 76 इसकी हम लोग व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं, 76 ये रहा, ठीक है। ये देख लीजिए IMF का उद्देश्य, ठीक है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, ठीक है। इसका क्या क्या उद्देश्य है, यहाँ पे इसका उद्देश्य देख सकते हैं। वैश्विक मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में वित्तीय स्थिरता सुरक्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, उच्च रोजगार और सतत विकास को बढ़ावा देना। तो ये बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जितना है। ये देख लीजिए, बैंक से उधार लेने वाले देशों के पास अपने ऋण चुकाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक लंबी अवधि होती है।
उन्हें कई वर्षों तक चुकाना शुरू नहीं करना पड़ता है, इसलिए विकल्प सी सही है। ठीक है, आगे बढ़े हम 77, तो हम ये देख सकें 76। ठीक है, 77 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण PSL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, ठीक है, PSL के संबंध में विचार करना है। निर्यात ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण संबंधी मानदंडों के अंतर्गत आता है, तो ये सही है। निर्यात ऋण जो है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण संबंधी मानदंडों के अंतर्गत आता है, तो ये हम लोग का क्या है, सही है। कथन 2 देखें हम, तो कथन 2 क्या है, लघु वित्त बैंकों को अपना समायोजित निवल बैंक ऋण ANBC का 85% PSL के लिए आवंटित करना अनिवार्य है। नहीं, यहाँ 85 नहीं, कितना 70% होना चाहिए, 70%, इसलिए कथन 2 हम लोग का गलत हो गया। कौन से सही है, तो केवल और केवल एक। ठीक है, तो ए नंबर इसका सही आंसर। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक घाटे का सबसे अच्छे वर्णन करता है। प्राथमिक घाटे, ठीक है, या राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है, तो ये तो क्या है, घाटे का जो है वर्णन है। ठीक है, प्राथमिक घाटे का वर्णन ये है। या राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्यों को दिए गए अनुदान के बीच का अंतर है। या स्वराज व्यय और राजस्व, या राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर है, डी है। या सरकार के व्यय और इसकी आय के बीच का अंतर है, तो इसमें से जो सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक, वो क्या हो जाएगा, ए नंबर। या राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है। 78 अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। 78 प्राथमिक घाटा, ठीक है, प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। या सरकार के व्यय, आवश्यकता और इसकी प्राप्तियों के बीच अंतर को इंगित करता है। यहाँ देख सकते हैं, प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, इसलिए विकल्प ए क्या है, इसका सही है, विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं हम 79 नंबर देखते हैं। ये रहा हम लोग का 79 नंबर क्वेश्चन। अगर आप न्यू हैं और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। ऐसे ही जो है इस चैनल से मैं आपको विजन IAS, दृष्टि IAS की पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है, अभी तक जो है जो 24 लगभग 24 to 25 जो है दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज मिलेगा, फिर विजन IAS के भी। ठीक है, और टोटल हो जाएगा उस पर कर क्या है लगभग 30, मतलब लास्ट एग्जाम, ठीक है, एग्जाम को नज़दीक आने तक क्या हो जाएगा, हम लोग लगभग प्रत्येक का क्या कर लेंगे 35 टेस्ट सीरीज तक कर लेंगे। ठीक है, और हो सके तो और भी कोई संस्थान की टेस्ट सीरीज करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इसके लिए इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले और सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर, जैविक अंतःक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक ठीक है, अंतःक्रिया सहभोगिता में यह जाति लाभान्वित होते हैं और दूसरी जाति नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। नहीं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या है, एक जाति क्या होता है, लाभान्वित होता है, और दूसरा क्या होता है, उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित, तो ये जरूरी नहीं है नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। जैसे अगर यदि हम बोलें, ठीक है, जैसे गाय वगैरह का है, तो गाय में अगर यदि जो जू होते हैं, ठीक है, या तो उस गाय के जो कान में जो गंदगी होता है वो सबको जो कोई चिड़िया वगैरह खा लेते हैं, या तो जैसे ढील वगैरह जो जू बोलते हैं, ठीक है, वो सबको क्या है कौवा वगैरह खा लेता है, तो कौवा का तो लाभान्वित हुआ, लेकिन जो गाय है उसको क्या है किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, उसका शरीर साफ हुआ, यानी कि उसको भी लाभ हो रहा है। तो इसलिए ये जो कथन है हम लोग का गलत हो रहा है। दूसरा देखें, असहजीविता में एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरे प्रजाति अप्रभावित रहता है, तो ये सही है असहजीविता में। ठीक है, सहजीविता में तो दोनों को लाभ हो सकता है, या फिर एक को लाभ होगा दूसरा को कोई हानि भी नहीं होगा, तो लेकिन इसमें क्या होगा, असहजीविता में एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरे प्रजाति अप्रभावित, एक को नुकसान होता है और एक को उसका किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है। तो कौन सा सही है, तो इसमें केवल और केवल 2। ठीक है, 79 की हम लोग व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो ऑप्शन में है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, सहभोगिता, ठीक है, भोजिता यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरे
क्रिया से अप्रभावित होते हैं। उदाहरण के गाय का गोबर बीटल को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। बीटल का गायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देख लीजिए, गाय का गोबर जो होता है बीटल को क्या करता है, आश्रय, यानी कि वो वहाँ पे जो बीटल रहता है गाय के गोबर पे रहते हैं, लेकिन गाय को उससे किसी प्रकार का प्रभावित नहीं होता था। इसलिए जो है कथन नंबर 1 गलत हो गया। या दूसरा जो हम हुआ वाला बताएं उससे भी क्या होगा, दोनों को लाभ होता है। तो इस प्रकार ये तो हम लोग का गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं असहजीविता, एक प्रजाति को हानि होती है और दूसरे अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक बड़ा वृक्ष एक छोटे पौधों को छाया देती है। एक बड़ा वृक्ष क्या है, छोटे वृक्ष को छाया देती है, जिससे छोटे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। छोटे पौधों का बड़े पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कथन 2 हम लोग का क्या है, कथन 2 सही है। ठीक है, ये पर्यावरण एवं परिस्थिति की, ठीक है, बायोम में इससे रिलेटेड है, जो कि हम लोग नहीं देखे हैं। पर्यावरण एवं परिस्थिति हो रहा है वहाँ पे इसका डिटेल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वो भी वीडियो आप लोग देखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 78 देखें ना, नहीं 79, आप देखते हैं हम लोग 80 नंबर। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम CPSE को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसको भी महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड क्या है, इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसे भी महारत्न की दर्जा प्राप्त है। कोल इंडिया लिमिटेड, इसे भी दर्जा प्राप्त है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको प्राप्त नहीं है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसे भी प्राप्त नहीं है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसे भी क्या है, महारत्न की दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार जो है यहाँ से क्या है, हम लोग देख लिए 4 और 5 को दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इसमें नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो 1 3 4 और 6, 1 3 4 और 6, 1 3 4 और 1 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 और 6, यानी कि कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ये देख लीजिए। ठीक है, महारत्न, ठीक है, किसको किसको देख लीजिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद देख लीजिए, ये सब ऑप्शन में था ये तीनों। उसके बाद ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सबको क्या है, नवरत्न प्राप्त है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और देख लीजिए दूसरा क्या है, नवरत्न CPSE के अंतर्गत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सबको CPSE के अंतर्गत प्राप्त है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे CPSE, ठीक है, तो ये सर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, विकल्प बी, जो हम देख चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग 81, क्वेश्चन नंबर 81। संयुक्त समुद्री बल CMF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय बहरीन है, एकदम सही है, इसका मुख्यालय क्या है, बहरीन है। वर्तमान में अमेरिकी नौसेना CMF का नेतृत्व कर रही है, ये सही है। ठीक है, वर्तमान में जो है CMF की नेतृत्व कौन कर रहा है, अमेरिका कर रही है। भारत CMF के सदस्य है, नहीं, भारत जो है CMF की सदस्य नहीं है। इसमें 2/2 वार्ता में अमेरिका और भारत के बीच बात हो रखा है, लेकिन ये क्या है, इसके बीच सदस्य नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो 3 सही नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, यानी कि ए नंबर। आगे बढ़े, इसकी व्याख्या यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग 81 का। ठीक है, ये रहा CMFC। ठीक है, समुद्री बल एक, ये देख लीजिए 2001 में स्थापित किया गया है। तो 1 और 2 सही है। बाकी देख लीजिए, CMF में 34 सदस्य राष्ट्र शामिल है। यहाँ पे कौन कौन सा शामिल है वो दिया हुआ है, लेकिन भारत शामिल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अप्रैल 2022 में आयोजित भारत अमेरिका 2+2 वार्ता में भारत ने घोषणा की थी कि वह एक सहयोगी भागीदारी के रूप में CMF में शामिल होगा। तो क्या होगा, भारत जो होगा सहयोग के रूप में वहाँ पे शामिल होगा। आगे बढ़े हम 82 नंबर देखते हैं हम लोग। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देख लीजिए, ग्रामीण बैंक से रिलेटेड आ गया, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RRB के उद्देश्यों, ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उद्देश्यों में से एक, समाज के कमजोर वर्गों को शून्य ब्याज ऋण प्रदान करना। नहीं, शून्य ब्याज में क्या है, ऋण प्रदान करना नहीं है। जो ब्याज दर है उसी में क्या है, जो ग्रामीण है, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, सुदूर क्षेत्र में है, उसको भी ऋण प्रोवाइड कराया जाए। इसलिए क्या है, RRB की स्थापना की गई है। ठीक है,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। तो ये गलत हो गया कथन। वर्ष 1987 में केलकर समिति के सुझाव के बाद सरकार ने नए RRBS की स्थापना बंद कर दी। तो ये सही है, ठीक है। 1987 में केलकर समिति के सुझाव के बाद सरकार ने क्या किया, RRBS, ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करना बंद कर दिया। उसके बाद इसका विकसित नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 2 सही है केवल। तो इसमें पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो एक सही नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल एक। कौन सा हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। कौन सा सही नहीं है, तो ये हम लोग का हो जाएगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम 82 तक देख लिए, 83 आप ये देख लीजिए। कराधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराधान से रिलेटेड आ गया, ठीक है। कराधान से संबंध, भारत में आयकर एक प्रकार का समानुपाती कराधान है। आयकर एक प्रकार का समानुपाती नहीं, ये समानुपाती नहीं है। अगर यदि क्या होगा, आयकर, अगर आय बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, ठीक है। कम रहेगा तो कम लगेगा, ठीक है। ब्याज दर कम रहने से कम ब्याज दर रहेगा, अधिक होने से ब्याज क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार ये क्या है, समानुपातिक नहीं है। भारत में वस्तु सेवा कर यानी कि GST प्रागामी कराधान का एक प्रकार है नहीं। प्राधानिक ये क्या है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी हम लोग का गलत हो गया। दोनों कथन गलत है, इसलिए यहाँ पूछा गया है कौन सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, इसलिए C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोनों सही नहीं है। 83 की व्याख्या देख सकते हैं हम लोग। 83 कराधान की विधियाँ देख लीजिए। प्रागामी प्राधान, भारतीय आयकर इसका एक विशिष्ट उदाहरण है, जिसमें अपेक्षाकृत कम आय पर इसकी दर कम आय पर जो इसका दर होता है वो क्या होता है, कम होता है, और अधिक आय पर इसका दर अधिक होता है। इसलिए कथन एक क्या है हम लोग का, गलत हो गया। अनुपातिक कराधान, यहाँ पे देख सकते हैं अनुपातिक कराधान। इस तरह की कराधान विधि में ना तो प्रगति होती है और ना ही प्रतिगमन होता है। इस तरह के करों का आय या उत्पादन के प्रत्येक स्तर के लिए निश्चित दरें हैं। वे गरीब या अमीर दृष्टिकोण से, उत्पादन के स्तर के दृष्टिकोण से तटस्थ है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST एक प्रकार के अनुपातिक कर है, इसलिए कथन 2 तो क्या है, सही नहीं है। तो दोनों सही नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं 84 की ओर। 83 तक देख चुके हैं हम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, PMGKAY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी या से कथन सही है। इस योजना के अंतर्गत NFSA 2013 के तहत पहले से ही उपलब्ध कराए जा रहे 5 किलोग्राम सब्सिडी युक्त खाद्यान्न के अतिरिक्त 2.5 किलोग्राम अनाज मुक्त उपलब्ध कराया जाता है। नहीं, ये पहले से नहीं, 2013 के तहत से पहले से नहीं, 2013 से लागू है, इसलिए ये कथन हम लोग का गलत हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है क्या है, पहले, ठीक है। 2013 के तहत से पहले नहीं, 2013 के तहत ही किया जा रहा है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है, ये सही है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सही क्या है, संचालित है। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो केवल और केवल क्या हो जाएगा, 2। 84 हम देख सकते हैं 84 की, कि आप लोग व्याख्या देख सकते हैं, ठीक है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS 2013 के दायरे आने वाले, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से पहले से ही प्रदान किया जा रहा है, इसलिए क्या है, कथन एक हम लोग का गलत हो गया। कथन 2 यहाँ पे देख सकते हैं आप। वित्त मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है, था। कथन 2 क्या है, सही है। आगे हम बढ़ते हैं 85 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CRISPR तकनीक का प्रयोग आनुवंशिक रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो देख लीजिए, CRISPR तकनीक का उपयोग आनुवंशिकी रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, ये सही है, ठीक है। इस तकनीक का उपचार क्या है, आनुवंशिक रोग के उपचार के लिए किया जाता है। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है जो केवल पुरुषों को प्रभावित करता है। नहीं, केवल पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी। तो इस प्रकार ये कथन गलत हो गया। तो इसमें से कौन से सही है, तो केवल और केवल एक, यानी कि A नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। 86 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संभावित रूप से एक आक्रामक प्रजाति को नए वातावरण में प्रवेश कराने के परिणाम है। तो एक जो है, निम्नलिखित में से कौन से संभावित रूप से एक आक्रामक प्रजाति को
एक आक्रामक प्रजाति को नए वातावरण में प्रवेश कराने की परिणाम होगा। निवास स्थान का नुकसान, तो ये हो सकता है, ठीक है, निवास स्थान का क्या होगा, नुकसान होगा। एक आक्रामक प्रजाति को अगर यदि नए वातावरण में प्रवेश कराएंगे तो उस निवास स्थान का नुकसान होगा। जैव विविधता का नुकसान, ये भी जैव विविधता का भी नुकसान होगा। फसल की उपज में उच्च वृद्धि, नहीं, ये जरूरी नहीं है, फसल की वृद्धि में उच्च वृद्धि नहीं हो सकता है। समुद्र और मीठे पानी का क्षरण, ये हो सकता है, ठीक है, समुद्र और मीठे पानी का क्या है, क्षरण हो सकता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चयन करें। तो यहाँ पे क्या है, 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत हो जा रहा है। 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये कितना है 86 की व्याख्या देखना चाहे देख लीजिए। 85 का व्याख्या नहीं देखे थे, अगर आप देखना चाहें तो ये देख लीजिए। डीएनए अनुक्रम में एक खराब खंड अनुवांशिक बीमारियों के या विकार का कारण होता है, ठीक है, इसलिए कथन एक क्या था हम लोग का, सही था। कथन 2 सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन को एनकोड करने वाले जीन में से एक में उत्परिवर्तन के कारण यह रोग ऑटोजमल रिसेसिव विशेषता के रूप में विरासत से रोगों को प्राप्त होता है। तो इसलिए कथन 2 हम लोग का क्या था, सही नहीं था। आगे बढ़े हम 86 का, यहाँ पे आक्रमणकारी अन्यदेशी प्रजातियां, तो ये देख सकते हैं अन्यदेशी प्रजातियां क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। और ये देख सकते हैं उपयुक्त उपबंध में बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होता जो तत्सम शत्रु अन्य आदेश, ये तो हम लोग का कितना नंबर देख रहे हैं, 87 देख रहे हैं शायद, ये 86 है। पर्यावरण पर आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव, जैव विविधता के नुकसान, मूल प्रजातियों की गिरावट, निवास, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा 87 हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निवारक निरोध सुरक्षा के प्रावधान तत्सम शत्रु अन्य देशीय पर भी लागू होता है, नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है, अन्य देशीय पर भी लागू नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी निवारक निरोध मामले की जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करने की शक्ति है, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति नहीं है, इसलिए दोनों कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो दोनों कथन हो रहा है, तो ना तो 1 ना ही 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आप उसकी व्याख्या देख सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध संरक्षण प्रावधान करता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं फास्ट, ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकता जो तत्सम शत्रु अन्य देशीय है, तो जो अन्य देशीय है उस पर लागू नहीं हो सकता, इसलिए कथन 1 हम लोग का गलत हो जा रहा है। निवारक निरोधक के अंतर्गत संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी, ठीक है, किसी निवारक निरोधक के मामले की जांच या परीक्षण के लिए सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। तो 87 का दोनों कथन गलत है, इसलिए ना तो 1 ना ही 2। अब आगे हम देखते हैं 88 नंबर। 88 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जायद फसल ऋतु की अवधि जुलाई से अक्टूबर तक होती है, देख लीजिए जायद फसल ये क्या है, आप ये जो है खरीफ फसल का होता है, धान वगैरह, ठीक है, धान मकई लगाने का होता है, तो इसलिए सही नहीं है। जायद फसल जो ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाते हैं उसको हम लोग जायद फसल बोलते हैं, और वर्षा ऋतु में जो धान वगैरह को उगाए जाते हैं उसको हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं। तो जायद फसल ये मार्च से जुलाई के बीच में होता है, मार्च से जुलाई के बीच में होता है, धूप में होता है, इसलिए ये क्या हो गया, हम लोग का कथन गलत हो गया। जवार रबी फसल है जबकि अलसी खरीफ फसल है, नहीं, देख लीजिए जवार क्या होता है हम लोग का, रबी फसल नहीं होता है, खरीफ फसल होता है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, इसलिए ये भी कथन गलत हो गया, दोनों कथन गलत हो गया। तो इसमें से कौन सा सही बोल रहा है, तो ना तो 1 ना ही 2, यानी कि डी नंबर इसका आंसर। 89 का देखते हैं। इनफ्लेटेबल, ठीक है, इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलेरेटर AID के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलेरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, तो ये सही है। इसको जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा क्या है, डिजाइन और विकसित किया गया है, तो ये तो सही है। इसे विशेषता रॉकेट के समाप्त
या खर्च, ठीक है। हो चुके चरणों की रिकवरी हेतु निर्माण किया गया, तो ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन सा, सी। 1 और 2 दोनों। आगे बढ़े हम 90 नंबर देखते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में विचार करना है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र को अपने मूल परिवेश के कम से कम 70% से वंचित होना चाहिए, 70% से वंचित होना चाहिए। तो ये तो सही है, ठीक है। क्या है, विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र को अपने मूल परिवेश के कम से कम क्या 70% से वंचित होना पड़ता है। दूसरा कथन है, भारत में केवल 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो नहीं, भारत में 2 नहीं 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इसलिए कथन नंबर 2 गलत हो जा रहा है। क्योंकि इनमें से कौन सा या से सही है, तो देख लीजिए 2 कथन गलत हो गया, तो 1 सही है, इसलिए इसमें केवल 1 यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 90 तक देख चुके हैं हम, अब और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ अगर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम 91। मेदिनी पुरस्कार से रिलेटेड आगे देख लीजिए। मेदिनी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है, सही है। मेदिनी पुरस्कार जो है भारत के जो लेखक होते हैं उन्हें केवल दिया जाता है। लेखक का कार्य भारत के किसी भी अनुसूचित भाषा में लिखा जाना चाहिए, नहीं, ये जो है लेखन का जो कार्य है वो क्या है, हिंदी भाषा में लिखा जाना चाहिए, हिंदी भाषा में, इसलिए क्या है गलत हो गया। कार्य केवल पर्यावरण और इससे जुड़े विषयों से संबंधित होना चाहिए। और इसमें देख लीजिए मेदिनी पुरस्कार किसमें, जब वो लिखेगा वो क्या होगा, पर्यावरण और इससे जुड़े हुए संबंधित से होना चाहिए, तो ये सही है, ठीक है। तो कथन नंबर 2 इसका गलत हो जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो 1 और 3 यानी कि सी नंबर 1 और 3 सही है, ठीक है। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा PDF से। लिजियोनेलोसिस, ठीक है, लिजियोनेलोसिस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वायरस के कारण होता है, नहीं, वायरस नहीं, बैक्टीरिया के कारण होता है, इसलिए कथन 1 गलत हो गया। यह रोग आमतौर पर संक्रमित जल से फैलता है, ये सही है, संक्रमित जल से फैलता है। इस बीमारी के लिए वर्तमान में कोई टीका और उपचार उपलब्ध नहीं है, टीका नहीं है, ठीक है, लेकिन उपचार होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसमें केवल 2 सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ए नंबर हो जाएगा केवल 2। इसकी भी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। 93 देखते हैं। रबड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही है। तो भारत में रबड़ की प्रारंभिक कृषि से संबंधित राज्य केवल केरल और तमिलनाडु है, केवल केरल और तमिलनाडु प्रारंभिक, तो ये सही है, ठीक है। इसके अधिकतम विकास के लिए इसे 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होता है। 15 से 20 नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ठीक है। शुष्क होना चाहिए और क्या 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, इसलिए कथन हम लोग का गलत हो रहा है। इसका विकास समृद्ध जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है, ये सही है। रबड़ की जो विकास समृद्ध जो जलोढ़ मृदा उसमें अधिक होता है। तो इस प्रकार जो 1 और 3 सही है, ठीक है, 2 नंबर गलत हो गया। तो कौन से उत्तर सही है बोल रहा है, तो 1 और 3 यानी कि सी नंबर इसमें एक, ठीक है, 1 और 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 93। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए, ये सारा व्याख्या 92 व्याख्या ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 93 की यहाँ पे देख सकते हैं रबड़ से रिलेटेड, ठीक है। 93 की तापमान देख सकते हैं, तापमान और नम्र जलवायु, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। मृदा का प्रकार समृद्ध जलोढ़ मृदा आधा 3 सही है, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 93 तक देखें, ये हम लोग का 94, ठीक है, 94 देखते हैं हम लोग। जलदूत, ठीक है, जलदूत से रिलेटेड आया, देख सकते हैं। जलदूत ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है। जलदूत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसे जल शक्ति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ठीक है, संयुक्त रूप से क्या किया गया है, विकसित किया गया है बोल रहा है, तो ये सही नहीं। इसका उपयोग देश भर में किसी गाँव के सभी कुओं के जल स्तर का आकलन करने के लिए किया, सभी नहीं 2, ठीक है, क्या है, किसी गांव में जो है प्रत्येक गांव से 2 कुओं के जल स्तर का आकलन करने के लिए, या देश भर में जल तालिकाओं के अवलोकन की सुविधा प्रदान करेगा और परिणामी डेटा का उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए किया जाएगा, तो ये सही है, ठीक है। 1 और 2 सही नहीं है। नीचे दिए गए फोटो को
प्रयोग। तो इसमें क्या है, केवल और केवल क्या है, प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ठीक है, सही उत्तर चुने बोला जा रहा है। तो इसमें क्या है, जल शक्ति मंत्रालय, कौन सा सही नहीं है बोल रहा है। तो 1 और 2 सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, 1 और 2, तो बी नंबर हो जाएगा। 1 और 2 इसका सही नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं 94 की। ये देख लीजिए 94। ठीक है, जलदूत ऐप परिचय। जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और यहाँ पे था क्या, इसे जल शक्ति था, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का सही हो गया। दूसरा देख सकते हैं, 2 या 3 कुओं के जल स्तर का आकलन करने के लिए, इसलिए कथन 2 भी गलत हो गया। और कथन 3 हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, या जो है देश भर में जल तालिकाओं के अवलोकन की सुविधा प्रदान करेगा और डेटा का उपयोग कर ग्रामीण पंचायत की विकास योजना करेगा, इसलिए ये सही हो गया हम लोग का। ठीक है, आगे बढ़े हम 95, विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह टैक्स सरकारों द्वारा उन निश्चित उद्योगों पर अधिरोपित किया जाता है जब आर्थिक परिदृश्य उन्हें औसत से अधिक लाभ पाने का अवसर प्रदान करता है, तो ये सही है। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं, या कर व्यक्तियों पर भी लगाया जा सकता है, तो ये कर जो है व्यक्तियों पर भी लगाया जा सकता है, तो इस प्रकार ये भी सही है। तो इसमें से क्या है, दोनों कथन सही है, तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, दोनों है, इसलिए सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं हम 96, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अपस्फीति अपस्फीति कारक के संदर्भ में। ठीक है, जीडीपी अपस्फीति कारक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है, सही है। ये देश में जो उत्पादित होता है सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है, तो ये सही है। यदि जीडीपी अपस्फीति कारक 1 के बराबर है तो इसका अर्थ यह हुआ कि मूल्य स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। ये 96 था, व्याख्या यहाँ से देख सकते हैं, जीडीपी। ठीक है, अपस्फीति कारक, यदि वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी और स्थिर मूल्यों पर जीडीपी के बराबर हो तो जीडीपी अस्फीति कारक 1 होगा, जिसका अर्थ है कि मूल्य स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए कथन 2 सही है। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, कथन 1 भी सही है। ठीक है, आगे बढ़े हम 97 देखते हैं। प्राय समाचारों में देखी गई इंस्पायर योजना का उद्देश्य है। इंस्पायर योजना का उद्देश्य क्या है, ये बताना हमको। ठीक है, इंस्पायर योजना का उद्देश्य, तो यहाँ पे ग्रामीण महिलाओं के पारंपरिक ज्ञान का मुद्रीकरण करना, तो ये नहीं है। ठीक है, क्या है, इंस्पायर योजना का जो उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं के पारंपरिक ज्ञान का मुद्रीकरण करना नहीं है। युवाओं में रचनात्मक और नवीन सोचों को बढ़ावा देना, तो ये क्या है, साइंस एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, मंत्रालय द्वारा युवाओं में रचनात्मक और नवीन सोच को बढ़ावा देने के लिए है, तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा 97। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंस्पायर। ठीक है, योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य युवा आबादी को विज्ञान की रचनात्मक खोज के बारे में बताना, प्रतिभाओं को उनकी आरंभिक अवस्था में विज्ञान के अध्ययन के लिए आकर्षित करना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रणाली का अनुसंधान एवं विकास आधार को सुदृढ़ एवं विस्तारित करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल का निर्माण करना है, तो इस देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे देखें हम 98, निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थानिक बायोरेमेडिएशन तकनीक है। बायोरेमेडिएशन, ठीक है, स्वास्थानिक बायोपाइल्स नहीं है, बायो रिएक्टर ये भी नहीं है, बायो स्पर्जिंग। ठीक है, बायो स्पर्जिंग क्या है, स्थानिक बायोरेमेडिएशन, ठीक है, तकनीक है, तो ये सही है। बायो ऑगमेंटेशन ये भी क्या है, स्थानिक। ठीक है, स्थानिक बायोरेमेडिएशन है, तो 3 और 4 सही है। तो इनमें से कौन सा सही है बोला जाए तो 3 और 4, यानी कि डी नंबर 3 और 4। ठीक है, 98 व्याख्या देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे समुद्र शक्ति। ठीक है, ये तो 99 का देख रहे हैं, 98 ये रहा 98। ठीक है,
बायोरेमेडिएशन नीतियाँ, बायोरेडिएशन नीतियाँ में स्थल पर ही दूषित सामग्री का उपचार शामिल है। बायोमेडिएशन क्षरण, ठीक है। तो ये 98 का बायोस्थानिक बायोरेमेडिएशन तकनीक यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बायोपाइल्स या भू कृषि और खाद्य बनाने की मिश्रण है। अनिवार्य रूप से इंजीनियर कोशिकाओं का निर्माण व्यतीत खाद्य संग्रह के रूप में किया जाता है। खाद्य संग्रह के रूप में किया जाता है आमतौर पर पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के साथ सतही संदूषण के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। बायोरिएक्टर, इसमें एक इंजीनियर नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से दूषित ठोस सामग्री या जल का प्रसंस्करण। तो देख लीजिए, इसलिए 1 और 2 कथन हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम 99। भारत के साथ आयोजित निम्नलिखित द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यासों पर विचार कीजिए। अभ्यास और देश, समुद्र शक्ति, तो देख लीजिए भारत का इंडोनेशिया के साथ क्या हो रहा है, समुद्र शक्ति का अभ्यास हो रहा है। गरुड़ शक्ति, ये भी इंडोनेशिया के साथ हो रहा है। संप्रीत बांग्लादेश, ये भी सही है, बांग्लादेश के साथ संप्रीत हो रहा है। एक्वेरिन, ठीक है, एक्वेरिन मालदीव के साथ हो रहा है, तो ये भी सही है। सभी के सभी सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी चारों युग्म, ठीक है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, ये रहा हम लोग का 99 की यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे और भी देश है, ठीक है। सूर्य किरण नेपाल के साथ हो रहा है, इंद्र रूस के साथ हो रहा है, अल नगा ओमान के साथ हो रहा है, ठीक है। और इंडो कॉर्पैक्ट इंडोनेशिया के साथ हो रहा है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं 100 नंबर की, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उर्वरक क्षेत्र भारत में गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये सही है। उर्वरक क्षेत्र भारत में जो है गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये सही है। भारत में सभी क्षेत्रों के लिए एक समान गैस मूलक निर्धारण तंत्र है, नहीं, सभी क्षेत्र के लिए नहीं, उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए अधिक है, ठीक है। इसलिए क्या है, सभी क्षेत्र के लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए अधिक गैस मूल्य निर्धारण है। कृत पारिक समिति गैस मूलक निर्धारण तंत्र से संबंधित है, ये सही है। कृत पारिक समिति जो है क्या है, गैस मूलक निर्धारण से संबंधित है। तो इसमें 2 कथन गलत है, कथन नंबर 2 और 1 और 3 सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये 100 नंबर हम देख सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के मौजूदा मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए प्रसिद्ध ऊर्जा विशेषज्ञ किरीट पारिक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, इसलिए कथन 3 हम लोग का क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं उर्वरक क्षेत्र गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, इसलिए कथन 1 भी सही हो रहा है, ठीक है। और आगे यहाँ पे देख सकते हैं देश के अन्य हिस्सों की तुलना में उत्तर पूर्व राज्यों को अपेक्षाकृत सस्ती कीमतों पर गैस मिलने के साथ देश में विशिष्ट मूल्य निर्धारण मौजूद है, इसलिए कथन 2 क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र को जो राज्य है उसको क्या होता है, सस्ती कीमतों पर गैस मिलता है। तो हम लोग 100 का 100 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, टेस्ट नंबर 9 तक का। और अब हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 5 की जो क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे 23 to 32, वो देखेंगे। फिर विजन आईएएस की देखेंगे, विजन आईएएस की टेस्ट देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, द हिंदू की भी क्या करूँगा मैं, जो द हिंदू पेपर के एनालिसिस, ठीक है, जो करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस का भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कोशिश किया जाएगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए हो नहीं पा रहा है, लेकिन अब क्या करूँगा, कोशिश मैं करूँगा। तो अगर यदि आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।